नमस्ते बच्चों, आज हम समाजशास्त्र का जो 5वां अध्याय पढ़ते हैं अनुसंधान पद्धतियाँ, उसके आगे का जो भाग है समाजशास्त्र के क्षेत्रीय कार्य, इसके बारे में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र जब क्षेत्रीय कार्य करते हैं तो सामान्यतः समान तकनीकी सामाजिक मानव विज्ञान के क्षेत्रीय कार्य की तकनीकी का उपयोग करते हैं। एक समाजशास्त्री भी एक समुदाय में रहता है, यानी कि समाजशास्त्री जो है वो भी एक समाज विषय के समुदाय में रहता है। वो उसके अंदर का निवासी बनने का प्रयास करता है, यानी कि उससे जुड़ने का प्रयास करता है। लेकिन समाजशास्त्री है अपना क्षेत्रीय कार्य सभी प्रकार के समाजों के समुदाय में करते हैं, न कि केवल अहम समाजों के समुदाय में। यानी कि क्षेत्रीय कार्य उनके जो क्षेत्र विशेष के जो कार्य है वो समाज में रह कर के ही वो करता है। समाजशास्त्री क्षेत्रीय कार्य में क्षेत्र में रहना आवश्यक नहीं है, यानी समाजशास्त्रियों का क्षेत्रीय कार्य में क्षेत्र में रहना आवश्यक नहीं है, यद्यपि उसे अधिकांश समय समुदाय के व्यक्तियों के साथ बिताना पड़ता है, यानी कि उसे समुदाय के लोगों के साथ में रह करके उनका अध्ययन करना पड़ता है। फिर है ग्रामीण अध्ययन, यानी कि समाजशास्त्रियों का ग्रामीण अध्ययन कैसे करते हैं। भारतीय समाजशास्त्र में ग्रामीण अध्ययनों के क्षेत्रीय कार्य पद्धति का प्रयोग किया जाता है। गांव एक सीमित समुदाय है, यानी कि एक गांव का क्षेत्र जो वो सीमित होता है और उसमें निवास करने वाले लोगों को और उनकी कार्य पद्धतियों को वो अनुकरण करता है। समाजशास्त्री गांव में लगभग प्रत्येक को जान सकता था तथा वहाँ के जीवन का पता लगा सकता था, यानी कि वहाँ के रहने वाले लोगों के जनजीवन से वो प्रभावित हो सकता था, उनके जीवन का पता लगा सकता था। गांव पर किए गए अध्ययन इसलिए अधिक महत्वपूर्ण थे क्योंकि उन्होंने भारतीय समाजशास्त्र को एक ऐसा विषय उपलब्ध कराया जो स्वतंत्र भारत में अत्यंत रुचिकर था। यानी कि भारतीय समाजशास्त्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में रह करके उनके जीवन से जुड़ी हुई प्रत्येक घटनाओं को वो वर्णन करते हैं। सरकार की रुचि विकासशील ग्रामीण भारत में थी। गांव ऐसी जगह थी जहां अधिकांश भारतीय रहते हैं, यानी कि गांव जो ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ पर अधिकांश भारतीय रहते हैं। ग्रामीण समाज का अध्ययन करने के लिए क्षेत्रीय कार्य पद्धतियाँ अत्यंत अनुकूल थी। फिर है गांव में अध्ययन करने की विभिन्न शैलियाँ, यानी कि किन किन शैलियों के साथ में गाँव के क्षेत्रीय जीवन का अध्ययन किया जा सकता है। सन 1950 तथा 1960 के दशकों में गांव का अध्ययन करना भारतीय समाजशास्त्र का मुख्य पेशा बन गया था। यानी 1950 से लेकर 60 तक के जो समय था उसके अंदर समाजशास्त्रियों का एक मुख्य पेशा बन गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी हुई घटनाओं का वर्णन करना या अध्ययन करना। 1950 के अध्ययनों की एक शैली थी परंपरागत सामाजिक मनोविज्ञानी शैली। सीमित समुदाय आदि प्रमुख क्षेत्रीय कार्य थे। एम.एन. श्रीनिवासन का रिम्पेबर्ड विलेज, श्रीनिवास का रामपुरा गांव और ए.सी.जे. दुर्गे का इंडियन विलेज, यानी कि इन समाजशास्त्रियों ने मनोवैज्ञानिक शैली के द्वारा एम.एन. श्रीनिवासन ने तो रिमेम्बर्ड विलेज नाम देकर के इसका अध्ययन किया। फिर श्रीनिवास में रामपुरा गांव में और ए.सी. दुबे ने इंडियन विलेज में, यानी इन नामों को रख करके उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन किया। ग्रामीण अध्ययन की दूसरी शैली थी ग्रामीण समाज तथा संस्कृति का बहुविषयक अध्ययन। और यानी कि ग्रामीण अध्ययन की दूसरी शैली क्या थी कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की संस्कृति का और उनके विभिन्न सांस्कृतिक कार्यों का अध्ययन करना। यह शैली थी सन 1950 में किए गए कॉर्नेल विलेज स्टडी प्रोजेक्ट के अंतर्गत की गई थी। इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक गाँवों का अध्ययन किया गया था। फिर आगे है सहभागी प्रेक्षण के गुण या महत्व। सहभागी प्रेक्षण अंदर के व्यक्ति के दृष्टिकोण से व्यक्ति के महत्वपूर्ण और विस्तृत तस्वीर उपलब्ध करता है। फिर इसमें प्रारंभिक प्रभावों के सुधार करने की गुंजाइश होती है जो प्रायः त्रुटिपूर्ण या पूर्वाग्रहित हो सकते हैं। इसमें अनेक त्रुटियों का पूर्वाग्रह से प्रेषक बच सकता है। इसमें क्षेत्र का गहन अनुसंधान संभव है। यानी कि प्रेक्षण के जो है यानी कि अध्ययन का जो महत्व है कि इन अध्ययनों के ग्रामीण क्षेत्रों के अध्ययनों के माध्यम से यानी कि इसमें क्षेत्र का गहन अनुसंधान संभव है, यानी कि क्षेत्र विशेष का गहन अध्ययन इसके अंतर्गत किया जा सकता है।
फिर आगे है सहभागी प्रेक्षण की सीमाएं। सहभागी प्रेक्षण की सीमाएं क्या है कि सहभागी प्रेक्षण की विश्व के एक छोटे से भाग को ही शोध में शामिल कर पाता है। यानी सहभागी प्रेक्षण जो है किसी क्षेत्र विशेष के छोटे से स्तर को लेकर के उसका अध्ययन करता है। इसमें सदैव पूर्वाग्रह की संभावना बनी रहती है, यानी कि पूर्व में किए गए कार्यों का उसमें संभावना बनी रहती है। एक पक्षीय संबंधों पर आधारित होता है, यानी कि किसी एक पक्ष को लेकर ही उसका अध्ययन किया जा सकता है। फिर आगे है सर्वेक्षण। सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य के लिए अब तक ज्ञात, यानी कि सर्वेक्षण किसे कहते हैं। सर्वेक्षण जो है कि किसी क्षेत्र विशेष के लिए, सर्वेक्षण क्षेत्रीय कार्य के लिए अब तक ज्ञात सबसे अच्छी समाजशास्त्री पद्धति है। सबसे अच्छी समाजशास्त्री पद्धति है। आज इसका समाजशास्त्र विश्व भर में सभी संदर्भों में प्रयोग किया जा रहा है। सर्वेक्षण का मतलब होता है कि किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करना या सर्वे करना, चुनाव परिणामों का अनुमान लगाना, उत्पादों को बेचने के लिए विपणन नीतियाँ बनाना आदि इसके प्रमुख विषय है। यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो उत्पादन होते हैं उनका विपणन नीतियाँ बनाना, यानी उनको व्यापार में किस प्रकार से वृद्धि करी जाए, तो इसके प्रमुख विषय होते हैं, यानी कि सर्वेक्षण के प्रमुख विषय होते हैं। सर्वेक्षण पद्धति की प्रमुख विशेषता है, सर्वेक्षण में संपूर्ण तथ्यों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है। सर्वेक्षण के द्वारा किसी घटना का या किसी विशेष बात का पूर्ण रूप से पता लगाया जाता है। किसी विषय के प्रतिनिधित्व निर्देशन से प्राप्त सूचना का यह व्यापक दृष्टिकोण होता है। इसमें उत्तरदाता शोधकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। फिर इसमें उत्तरदाता शोधकर्ता द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं। सर्वेक्षण अनुसंधान विस्तृत दल द्वारा किया जाता है, यानी कि सर्वेक्षण अनुसंधान जो होता है कि किसी विशेष दल के द्वारा यह कार्य किया जाता है। इसमें अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधान सहायक संघ होते हैं, यानी कि इसमें अनुसंधानकर्ता जो है इसमें उसके सहायक संघ, यानी कि उसके साथ में कार्य करने वाले और भी लोग सम्मिलित होते हैं। प्रश्नों के विभिन्न प्रकार होते हैं और इनके विभिन्न उत्तर भी विभिन्न प्रकार से दिए जा सकते हैं। उत्तर प्राप्त करने के माध्यम से मौखिक रूप से प्रश्न पूछकर उत्तर प्राप्त करना, दूरभाष द्वारा उत्तर प्राप्त करना, प्रश्नावलियों द्वारा उत्तर प्राप्त करना तथा आधुनिक दूरसंचार तकनीकी के कारण ईमेल, इंटरनेट आदि से भी उत्तर प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी कि किसी क्षेत्र इन लोगों को सर्वेक्षण के अंतर्गत, यानी तकनीकी उपयोग के द्वारा भी किसी से जांच पड़ताल की जा सकती है या पूछताछ की जा सकती है। फिर है प्रतिनिधिपूर्ण प्रतिदर्श का चयन प्रक्रिया। व्यापक रूप से प्रतिनिधिपूर्ण प्रतिदर्श की चयन प्रक्रिया ये दो मुख्य सिद्धांतों पर आधारित है। यानी कि प्रतिदर्श की जो चयन प्रक्रिया होती है, यानी कि प्रतिभागियों की जो चयन प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत क्या बातें मुख्य, यानी कि इन सिद्धांतों पर होता है। जनसंख्या में सभी महत्वपूर्ण उप समूहों को पहचाना जाए तथा परिदृश्य में उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। जनसंख्या में स्पष्ट उप श्रेणियाँ होती है, जैसे शहरी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या, गाँव के आकार की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या है ना, वर्ग, जाति, लिंग, आयु, धर्म आदि के आधार पर बांटा होना हो आदि। फिर है प्रतिदर्श का प्रतिनिधित्व दी गई जनसंख्या के सभी संबंध स्तरों को विशेषताओं को दर्शाया जाता है। यानी कि प्रतिदर्श के प्रतिनिधित्व को, यानी कि जनसंख्या की विशेषताओं को, यानी कि दर्शाने की सक्षमता पर निर्भर है किस प्रकार प्रतिदर्श प्रासंगिक अनुसंधान अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों पर निर्भर है। फिर है प्रतिदर्श चयन का दूसरा सिद्धांत, यानी कि इस दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि वास्तविक इकाई का चयन पूर्णतया अवसर आधारित होना चाहिए। इससे यादृच्छिकरण कहा जाता है। यानी कि वास्तविक इकाई का जो चयन होता है वो जो है किसी विशेष इकाई का चयन पूर्णतया अवसर आधारित होना है चाहिए। यानी कि जैसा अवसर हो, जैसा जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसी क्षेत्र के आधार पर
उसका चयन किया जाता है। इसे यादृच्छिकरण कहा जाता है। यह स्वयं संभाव्यता की संकल्पना पर आधारित होता है। अवसर या संभावित सभी इकाइयों के लिए एक समान होती है ना। अवसर या संभाव्यता सभी इकाइयों के लिए यानी सभी वर्गों के लिए एक समान होती है। इस प्रकार के अवसरों को यादृच्छिक अवसर कहा जाता है, यानी कि समय के अनुसार अवसर का उपयोग करना। हम एक प्रतिदर्श को चुनने के समान अवसर के विकार का उपयोग करते हैं। अतः प्रतिदर्श में चयन होना लॉटरी जीतने की तरह किस्मत की बात है। सार यह है कि जनसंख्या से संबंधित स्तरों का पता लगाने के बाद प्रतिदर्श घरों या उत्तरदाताओं का वास्तविक चयन पूर्णतया संयोग के आधार पर होना चाहिए। इससे प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जैसे लॉटरी निकालना, पासे फेंकना, प्रतिदर्श नंबर प्लेटों का प्रयोग, प्रतिदर्श संख्या आदि, यानी इन आधार पर प्रतिदर्शियों का चयन होना चाहिए। फिर वास्तविक अनुसंधान अध्ययनों में सामान्यतः अधिक जटिल रूपरेखा होती है, जिसमें प्रतिदर्श चयन प्रक्रिया अनेक चरणों में विभाजित होती है तथा इसमें अनेक स्तर शामिल होते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत समान रहते हैं। एक लघु प्रतिदर्श का सावधानीपूर्वक चयन किया जाए ताकि यह पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके, यानी किसी एक व्यवस्थित या किसी एक मुख्य व्यक्ति का चयन किया जाए जो जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कर सके या वहाँ पर रहने वाले लोगों का पूर्ण रूप से अध्ययन कर सके। प्रतिनिधित्व प्रतिदर्श के निर्धारण के बाद प्रतिदर्श का अध्ययन किया जाता है और इससे प्राप्त परिणामों का सामान्यीकरण कर इसे संपूर्ण जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है। फिर आगे सर्वेक्षण पद्धति के लाभ, यानी सर्वेक्षण जो करे जाते हैं उसके क्या लाभ होते हैं। यह अपेक्षाकृत कम समय तथा धन के द्वारा जनसंख्या के बारे में विस्तृत विवरण उपलब्ध कराती है, यानी कि सर्वेक्षण पद्धति के द्वारा जो होता है कि कम समय में यह जो है विस्तृत विवरण उपलब्ध कराती है। एक व्यक्ति के स्थान पर सामूहिक आधार पर तस्वीर दिखाता है, यानी किसी एक व्यक्ति विशेष का अध्ययन न करके बल्कि समूह के लोगों का अध्ययन इसके अंदर आ जाता है। छोटे वर्गों का सर्वेक्षण कर इसके परिणामों को संपूर्ण जनसंख्या पर लागू किया जा सकता है, यानी छोटे क्षेत्र पर सर्वेक्षण कर इसमें वहाँ पर रहने वाले सारी जनता या जनसंख्या का उसमें अध्ययन किया जा सकता है। फिर है सर्वेक्षण सीमाएँ, इसकी कमजोरियाँ। सर्वेक्षण प्राय व्यापक होते हैं। सामान्यतः एक बड़े सर्वेक्षण के भाग के रूप में उत्तरदाताओं की गहन सूचना प्राप्त करना संभव नहीं होता है। फिर प्रश्न पूछने या उत्तर रिकॉर्ड करने के तरीके में अंतर होने पर सर्वेक्षण में त्रुटियां आ सकती हैं। इसमें निजी या संवेदनशील प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, यानी सर्वेक्षण की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति के निजी प्रश्नों को या उसकी संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाले प्रश्नों को नहीं पूछा जा सकता है। कठोर संरचित प्रश्नावली पर आधारित है, यानी कि पहले से उसी क्षेत्र से संबंधित प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। फिर आगे एक साक्षात्कार का अर्थ होता है कि किसी व्यक्ति से सामने बैठ करके उसके प्रश्नों को पूछना। साक्षात्कार मूलतः शोधकर्ता तथा उत्तरदाता के बीच निर्देशित बातचीत होती है, यानी पहले से निर्धारित प्रश्नों को लेकर के उससे संबंधित बातचीत दोनों के बीच में होती है। साक्षात्कार सर्वेक्षण में प्रयोग की संरक्षित प्रश्नावली तथा सहभागी प्रेक्षण पद्धति की तरह पूर्ण रूप से खुली अंतःक्रियाओं के बीच महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यानी कि इसमें दोनों के बीच में खुली अंतःक्रियाएं यानी कि खुल करके उनके प्रश्नों को पूछा जाता है। फिर इसके लाभ, प्रारूप का अत्यधिक लचीलापन का होना, यानी कि साक्षात्कार का जो प्रारूप होता है वो बहुत ही लचीला होता है। हानि इसकी अविश्वसनीय तथा अस्थिर प्रारूप, यानी कि इसमें जो प्रश्न होते हैं वो सामने वालों को पूछने पर अविश्वसनीय तथा अस्थिर रूप से प्रकट होते हैं। फिर है साक्षात्कार लेने की शैलियाँ। साक्षात्कार लेने की शैलियाँ हैं असंरचित प्रारूप से साक्षात्कार और संरचित प्रारूप से साक्षात्कार। असंरचित का मतलब होता है कि पहले से बिना निर्धारित प्रश्नों को उसमें पूछना
और दूसरा है संरचित, यानी कि पूर्ण प्रारूप या पूर्ण रेखा के साथ में साक्षात्कार कराना। फिर एक साक्षात्कार रिकॉर्ड करने के तरीके। वास्तविक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड करना, साक्षात्कार के दौरान विस्तृत नोट तैयार करना, स्मरण शक्ति पर निर्भर रहना और साक्षात्कार की समाप्ति पर इसे लिखना। यानी साक्षात्कार करने यानी कि उसे लिख करके भी सामने वाले के प्रश्नों का जवाब, यानी कि सामने वाले जो उत्तर देते हैं उसके प्रश्नों का जवाब करते हैं। फिर प्रकाशन के साक्षात्कार के तरीकों में भिन्नताएं। प्रतिलिपि को संपादित करना तथा इसे नियमित वर्णनात्मक रूप से प्रस्तुत करना, मूल वार्तालाप को यथारूप तथा यथातथ्य बनाए रखने का प्रयत्न करना, साक्षात्कार को प्रायः अन्य पद्धतियों व अनुपूरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि इनका जो वार्तालाप है, साक्षात्कार में जो वार्तालाप होता है उसका यथारूप या यथातथ्य बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। साक्षात्कार को प्रायः अन्य पद्धतियों के साथ अनुपूरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आज बस इतना ही, धन्यवाद।